हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका कल एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर हम पूरे संविधान की यात्रा करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों पॉलिटी से ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो दोस्तों आप कल की परीक्षा में बना नहीं पाएंगे। आज की वीडियो देखने के बाद इस क्लास को आप बहुत संभाल के देखिएगा, पूरे फैक्ट अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। बहुत ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा सारे फैक्टों को। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? महात्मा गांधी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, आचार्य विनोबा भावे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों आपको बता दें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, तो आप नोट करके रखें आचार्य विनोबा भावे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद करके रखें। अगर आपसे पूछा है भूदान आंदोलन कौन सा दोस्तों? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन इसका संबंध किससे है? इनका संबंध दोस्तों आचार्य विनोबा भावे से, इसको भी आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये दोस्तों अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी 1940 में। इस फैक्ट को आप लिख लें। इसके बाद दोस्तों पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे, तो दोस्तों आपको नाम याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोस्तों सेकंड थे। पहले और दूसरे आपको दोनों याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले आपको याद होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसको भी आप लिखते चलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसे माना जाता है? स्टैनफोर्ड क्रिप्स को माना जाता है, पैट्रिक लॉरेंस को माना जाता है, अलेक्जेंडर को माना जाता है, मानवेंद्र नाथ राव को माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कैबिनेट मिशन कब का है, जल्दी से बताएं। 1946 का है कैबिनेट मिशन, आपको याद होगा। और दोस्तों इसके अध्यक्ष किसको माना जाता है? ये दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष माना जाता है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत दोस्तों 3 लोग शामिल थे। कौन कौन? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग शामिल थे। लेकिन दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। इसको आप नोट कर लें, 100% आपकी परीक्षा में नंबर दिलाएगा सवाल। दोस्तों यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है मानवेंद्र नाथ राव, आपको याद होगा 1934 में संवैधानिक सभा का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? मानवेंद्र नाथ राव ने किया था 1934 में। इसको भी आप लिख लें, परीक्षा में बन सकता है सवाल। ये सब सवाल आपके टीसीएस के द्वारा पूछे गए सवाल हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों आपको बता दें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आपको दोस्तों याद आ रहा होगा 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसके जो स्थायी सदस्य थे वो दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। ये दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की पहली बैठक का स्थायी सदस्य बनाया गया था। इसको आप लिखते चलें। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी सदस्य कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके दोस्तों जो अस्थायी सदस्य थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया, संविधान सभा की पहली बैठक जो कि दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसके दोस्तों अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाए इसके स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। इसको आप लिख लें, अच्छा सवाल है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रस्तावना दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों प्रस्तावना, इसको दोस्तों कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया था। ये तारीख भी आपको नोट करनी है। और दोस्तों आपको याद होगा प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था हमारे संविधान के द्वारा? तो आपको नोट करना है 22 जनवरी 1947। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। दोस्तों सवाल एक है, लेकिन मैं आपको एक सवाल से 8-8, 10-10 सवाल बताने वाला हूं इस क्लास के अंदर। बस धैर्य बना के रखिएगा, सारे सवाल सुनते रहिएगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक के स्थायी सदस्य कौन है? तो आपको जवाब लगाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की
संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी सदस्य अगर आपसे पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा कब के हैं, 9 दिसंबर 1946 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रस्तावना दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश की थी, वो दोस्तों कब पेश की थी, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश की गई थी। और दोस्तों प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया, तो आपको डेट याद रखनी है 22 जनवरी 1947। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जनवरी 1947 को। ये चारों तिथियां हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रारूप समिति इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। इस बात को भी आपको नोट करना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे व्यक्ति कौन थे जिसके बीच में पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था, 1932 में। आपको तारीख याद होगी, 1932 को दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो आपको याद होगा अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसको भी आप नोट करते चलें। अगली तारीखें बात करते हैं, 22 जुलाई 1947। आपको दोस्तों याद आ रहा होगा इसको क्या हुआ था, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसको दोस्तों संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 आपको याद होगा जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान, इन दोनों को दोस्तों कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और 22 जनवरी 1947 को मैंने अभी आपको बताया प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। दोस्तों मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में पूना पैक्ट हुआ था, तो आपको नोट करना है महात्मा गांधी के बीच में। कहां पर हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, इसको आप सुन लीजिएगा। दोस्तों अगर आप जीके जीएस के नोट्स परचेज करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध स्टैटिक जीके मिलने वाला है, आपकी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही सवाल यहाँ पर तैयार किए गए आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों आज तक टीसीएस की जो भी परीक्षा में सवाल बने हैं, हाल ही में जितने भी एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, जितनी भी दोस्तों एसएससी की परीक्षाएं हुई हैं, उन सारे सवाल यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं आपके इन ई नोट्स में। इसका जो प्राइस है मात्र 50 रुपीज़ है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, माफ कीजिएगा मात्र 60 रुपीज़। कितना, मात्र 60 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है। अगर आप केवल करंट अफेयर के परचेस करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का निचोड़ आपको दिया जा रहा है मात्र 60 रुपीज़ में। अगर आप दोस्तों दोनों लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप दोनों परचेस करना चाहते हैं एक साथ में, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये दोनों आपको मात्र 75 रुपये में दिए जा रहे हैं, ये दोनों ई नोट्स है। इसके अंतर्गत दोस्तों आप बहुत ही कंसाइज रूप में नोट्स को आप देख सकते हैं और दोस्तों आप बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन करके बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, अपना बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, वहां से जाइएगा, इसको परचेस कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यहां से दोस्तों जितना भी अनुच्छेद बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सारे नोट कराने वाला हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 14 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों तीनों आर्टिकल के लेकर बातें कर लेते हैं हम। आर्टिकल 15 है, किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, नाम, रंग, रूप, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है, आर्टिकल नंबर 15 में कही गई है, इसको आप याद रखें। आर्टिकल नंबर 16, इसमें क्या है दोस्तों, रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता, रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 16 में है। आर्टिकल नंबर 17, बच्चे को पता है, छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत, इसको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल है। दोस्तों उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको सबको पता है अनुच्छेद 18 में आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर, अनुच्छेद 19A, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये दोस्तों कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 19A में है, इसको भी आप नोट करते चलें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है अनुच्छेद डी, कहीं पर भी दोस्तों, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये दोस्तों कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 19D और आर्टिकल नंबर 19 ABCDE। ई में दोस्तों क्या है तो आपको नोट करना है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। ये वो सवाल है जो आपको नंबर दिलाएंगे और उससे दोस्तों आपको 2-4 नंबर आगे रखेंगे। दोस्तों उपाधियों का अंत कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 18 में। 19A में क्या है? बोलने की अभिव्यक्ति, यानी कि अब बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 19A में। दोस्तों 19D इसमें क्या है? कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और 19E में क्या है? कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और आज की क्लास मिस मत कीजिएगा, आपका भविष्य में कोई सा भी एग्जाम है, इस क्लास से सवाल बाहर नहीं जाने वाला है पॉलिटी का। अगला क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों आपको याद होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। 21A इसमें क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21A। याद कीजिएगा दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, कौन सा? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब का है? वर्ष 2002 का है 86वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसी के द्वारा हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 का है। और आर्टिकल 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। आर्टिकल नंबर 23-24 ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कल दोस्तों परीक्षा में सवाल देखने को मिलेगा यहां से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 23-24। लेकिन दोस्तों इसके अंदर से सवाल कैसे पूछे जाएंगे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बेगार प्रथा, या दोस्तों अगर आपसे पूछा हुआ है बंधुआ मजदूरी या मानव अंगों की तस्करी, दोस्तों कौन कौन से? बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 23। और दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कारखानों में 14 वर्ष के कम बच्चों को, कारखानों में 14 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य नहीं करा जाएगा, यानी कि दोस्तों उनके कार्य श्रम पर निषेध, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 24। ये दोनों बातें आपको लिख लेनी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51A। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 32 से 35 के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। जहां पर भी उपचार की बात की जाएगी तो आप 32, 33, 34, 35 ये आर्टिकल याद रखिएगा, यही आपके बिल्कुल सही जवाब होंगे। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 25 से 28, इसमें क्या है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए, ये दोस्तों उसकी फ्रीडम है। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 25 से 28 के बीच में। और दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन में धार्मिक स्वतंत्रता ना लिख कर आए, अंतःकरण की स्वतंत्रता आ जाए, वो भी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 36 से 51 ये दोस्तों क्या है? इसके अंदर आपको याद होगा डीपीएसपी से संबंधित है। ये दोस्तों डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 में, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों अनुच्छेद 51A, ये क्या है दोस्तों? आपको याद होगा मौलिक कर्तव्य, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य आपको दोस्तों याद आ रहा होगा, हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976, कब का है? 1976 का है 42वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन होता है और 3 शब्द जोड़े जाते हैं। वो 3 शब्द आपको याद रखने, कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इसको भी आप याद करके रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये वो सवाल है जो दोस्तों बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है। आपसे दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, कोई भी स्मारक दे देगा आपको, स्थान कोई भी स्थान दे देगा आपको, कोई भी वस्तु दे देगा जो दोस्तों राष्ट्रीय धरोहर है, और आपसे पूछ लेगा इसके संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। ये बहुत ही डीप सवाल है, यहाँ से दोस्तों आपसे दसियों सवाल बन सकते हैं इस दोस्तों एक क्वेश्चन से। बहुत ध्यानपूर्वक दोस्तों इसको समझिएगा। अगर आपको कोई भी राष्ट्रीय महत्व की स्मारक देके रखे, या दोस्तों कोई भी राष्ट्रीय स्थान देके रखे जो दोस्तों
जो विश्व अपने राष्ट्र की धरोहर है या कोई भी वस्तु देके रखे और आपसे पूछा जाए कि इसके संरक्षण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आप नोट कर लेना अनुच्छेद 49 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद करके रखें। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है 45, 47 और 48A। आर्टिकल 47 में क्या है, पोषण संबंधी अधिकार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पोषण संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 45 में क्या है, जो दोस्तों 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो कौन से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दोस्तों अगर बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनका दोस्तों खान पान, उनका दोस्तों परवरिश, इन सबका दोस्तों अधिकार कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 45। और ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसको आप कहीं पर नोट करके लिख लें। दोस्तों अनुच्छेद 48A इसमें क्या है, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है प्रकृति का संरक्षण और वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण कौन से आर्टिकल में है, ये दोस्तों आर्टिकल 48A। इसको भी आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है। यहां से दोस्तों मैं राष्ट्रपति से संबंधित जितने सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में सारे बता देता हूं, इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछेगा। दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल नंबर 123 में। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 52। उसकी कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53। उसके दोस्तों जो निर्वाचन, उसका निर्वाचन किस पद्धति से होगा, आर्टिकल नंबर 54। और दोस्तों उसके निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, आर्टिकल नंबर 55। तो दोस्तों ये चारों आर्टिकल आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 52। उसकी कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53। और दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54। और निर्वाचन की जो विधि क्या होगी, मतलब उसकी रीत क्या होगी, उसकी पद्धति क्या होगी, आर्टिकल नंबर 55। ये 4 आर्टिकल आपको यहां पर याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति की शपथ, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 60। इसमें क्या है, राष्ट्रपति की शपथ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसकी प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 61। दोस्तों आर्टिकल नंबर 72 में क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान। इसको भी आप लिख लें, सवाल इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसको आप याद रखें। अगर आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत आता है ये बात, आर्टिकल नंबर 143 के तहत आती है ये बात। इसको भी आप लिख लें। दोस्तों मैं मानता हूं कि बहुत सारे आर्टिकल मैं आपको यहां पर नोट कराते चल रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास को आप 1 से 2 बार देखिएगा, सारी क्लास आपको समझ में आ जाएगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह सवाल बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 64 में इसका उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख है किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, इसको आप याद रखें। अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल नंबर 76 की। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, जल्दी से कमेंट में छाप दें, परीक्षा में आ सकता है सवाल ये। दोस्तों भारत के महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 76। और दोस्तों आपको याद होगा ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ये राष्ट्रपति के। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए भारत का जो महान्यायवादी है किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 165, ये दोस्तों महाधिवक्ता, ये दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 165। उम्मीद करता हूं आपने दोनों सवाल नोट कर लिए होंगे। दोस्तों भारत के वर्तमान में न्यायवादी कौन है, तो आपको याद होगा आर वेंकट रमणी, इसको आप लिख लें। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ये लीजिए दोस्तों। आपको मैंने राष्ट्रपति बता दिया, आपको मैंने उपराष्ट्रपति बता दिया, अब बारी है राज्यपाल की। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161। दोस्तों नोट करके रखिएगा, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 153 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 153 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आप सबको याद होगा अभी हाल ही में 13 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए थे, उनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, स्वयं राष्ट्रपति करता है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 55, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा, 155 है। आपने वहां पर क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में थी, 123 में। लेकिन अगर आपसे राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति पूछे तो आप कहेंगे आर्टिकल 213 में अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 213 में। और राज्यपाल का क्षमादान, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राज्यपाल का क्षमादान कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 61 में है, 161 है। और राष्ट्रपति का दोस्तों क्षमादान किसके अंदर था, आपको मैंने बताया था 72 में था। ये सब आर्टिकल आपको याद रखने हैं। और एक बात आपको और याद रखनी है, जो राज्यपाल है वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, ये बात आपको याद रखें। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। याद कीजिएगा दोस्तों, 1 सितंबर को आपकी परीक्षा में सवाल आया था, अनुच्छेद 129 यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल नंबर 129 में कहा गया है। तो हाई कोर्ट से सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक नोट करें। हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 215 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है 214, यानी कि दोस्तों हाई कोर्ट के जज कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें कौन से आर्टिकल में कही गई हैं, आर्टिकल नंबर 214 में। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 215 है। अब दोस्तों आपसे क्या पूछा सकता है, हाई कोर्ट दोस्तों अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 6 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल नंबर 226 के तहत करता है, ये बात आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन 280, दोस्तों इसका संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, इसका जवाब कमेंट करके बताएंगे आप। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। मैंने आपको दोस्तों राष्ट्रपति बता दिया, उपराष्ट्रपति बता दिया, राज्यपाल बता दिया, हाई कोर्ट बता दिया, अब सुप्रीम कोर्ट की बारी। सुप्रीम कोर्ट रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, अनुच्छेद 32 के तहत। किसके, अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। दोस्तों कितने प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अब दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें दोस्तों कौन से आर्टिकल में कही गई, आर्टिकल नंबर 124। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल पूछे तो आपको जवाब 124 लगाना है। आर्टिकल नंबर 129, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल नंबर 129 में कहा गया, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 266 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर, संचित निधि। संचित निधि इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 266 है। और दोस्तों ये एक होती है अनुच्छेद 267, एक होता है अनुच्छेद 267, इसमें क्या होता है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 267 में है। और ये आकस्मिक निधि जो होती है वो दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये दोस्तों मैंने 15 सवाल लिए थे, लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपकी परीक्षा में आना ही आना है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। यानी कि दोस्तों संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है वो मैं दोस्तों बहुत ही डिटेल में लिख के लेके आया हूँ, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। ये देखिए दोस्तों कहाँ से क्या लिया गया है, ये वो सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे, 100% आपको 2-4 नंबर आगे रखेंगे। दोस्तों ये सब मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। क्लास अगर लाइक पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और क्लास के अंत में आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, सुनकर जाइएगा, आपके माँ बाप के सपने के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है जानकारी। दोस्तों कहाँ से क्या लिया गया है, अमेरिका से दोस्तों क्या क्या चीजें ली गई, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते चलें। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। प्रस्तावना इसकी अवधारणा कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं 5 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन सी चीज कहां से ली गई है। ब्रिटेन से दोस्तों बहुत बार सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। अगर आपसे पूछ रहे एकल नागरिकता,
मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएं इसके ऊपर। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, ये दोस्तों विधि का शासन या विधि के निर्माण की प्रक्रिया, ये दोनों अगर आपकी परीक्षा में आए तो दोस्तों ब्रिटेन आपको बिल्कुल राइट आंसर लगाना है। एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और संसदात्मक प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और मोस्ट रिपीटेड सवाल है, संसदात्मक प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? ये भी दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। और द्विसदनवाद ये कहां से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट बना लें आप जल्द से जल्द। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या क्या लिया गया है, इसको भी आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। आपसे पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इसको आप याद रखें, याद कीजिएगा दोस्तों। संयुक्त बैठक, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 108 में। संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, इसको बुलाता कौन है? आपको याद होगा, राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसमें कौन भाग नहीं लेता है? उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस से दोस्तों क्या लिया गया? समता और बंधुता के आदर्श। ये सारे सवाल टीसीएस में पूछे गए सवाल है। मैं अपनी तरफ से एक सवाल नहीं लेकर आया हूं, सारे सवाल आपके टीसीएस में पूछे गए सवाल हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। फ्रांस से क्या लिया गया? समता और बंधुता का आदर्श। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आर्टिकल 368 आपको याद होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया? यह भी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अगला हमारा है और अंतिम है रूस। रूस से क्या लेगा? मौलिक कर्तव्य। इसको भी आप याद रखें। ये दोस्तों कुछ पॉलिटी के महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों आप इस क्लास को पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से जरूर दबा लेना। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए दोस्तों, आप सब अगर दिल्ली पुलिस का फॉर्म डालने वाले हैं, दिल्ली पुलिस की बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आई हुई है, आप सब जानते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र सीरीज मैं शुरू करने वाला हूं। वह ब्रह्मास्त्र सीरीज ऐसी सीरीज होने वाली है जो दोस्तों आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएगी। यानी कि दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पहले मैं वो सारे सवाल आपको कराऊंगा। जो सवाल आपके पूरे परीक्षा में पूछे गए दिल्ली पुलिस में, पहले मैं आपको सारे सवाल कराने वाला हूं। हर शिफ्ट का एक एक सवाल आपको मिलने वाला है। उसके बाद उनसे आधारित जो नए सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, उसका मैं प्रैक्टिस सेट लगाने वाला हूं। कमेंट करके बताएं, क्या दिल्ली पुलिस का एक ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू की जानी चाहिए कि नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप बोलेंगे कि हाँ सर शुरू की जानी चाहिए, तो दोस्तों इसकी एक जबरदस्त आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू करने वाला हूं दिल्ली पुलिस के लिए, जो दोस्तों आपको अपार सफलता दिलाने वाली है। और दोस्तों इन पीडीएफ जो मैंने आपको ई नोट्स के बारे में बताया है, इनको आप परचेस करके रखें। 100% आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हो। क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है एसएससी करा रहा है, और एसएससी ने दोस्तों क्या क्या सवाल पूछे, सारे सवाल उस पीडीएफ में इंक्लूड हैं। तो दोस्तों उन पीडीएफ को परचेस करना मत भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी उन सब के माध्यम से आपके पास। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास को आप देख कर जाइएगा, 100% 2 से 4 सवाल आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपका कल एग्जाम है तो आप इस नंबर पर 81 265 07 143 इस पर दोस्तों क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं अगर आपका एग्जाम है। उसका दोस्तों एक शाम को मैं डिटेल एनालिसिस कराऊंगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम बनाकर रखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।